डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्प्रेसिव स्टडी मंच। आज की इस वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्या के अगले पार्ट को देखने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि वास्तविक संख्या के अंतर्गत जो भी संख्याएं आती है उन सभी संख्याओं को हमने एक एक करके उसे पूरा किया और उससे संबंधित जितने भी सारे क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, उन सभी पोर्शन को हमने एक एक करके देखा है। अब इसके बाद जो हमें पढ़ना है वास्तविक संख्या के अंतर्गत, उसका नाम है भाग एल्गोरिथम यानी यूक्लिड विभाजन, लेमा। और इससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए सीखते हैं भाग एल्गोरिथम को। भाग एल्गोरिथम, इस भाग एल्गोरिथम का एक अन्य नाम और है यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन। अब ये भाग एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है? तो भाग एल्गोरिथम जो है एक ऐसी चरणबद्ध प्रक्रिया है जो किसी विशेष प्रकार की समस्याओं को हम उस चरणबद्ध प्रक्रिया से हल करते हैं, या दो धनात्मक संख्याओं का मसन निकालने का यह एक चरणबद्ध प्रक्रिया है जिसे हम भाग एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहते हैं। अब इसे समझने के लिए इससे संबंधित जो है ना एक शब्द और आता है लेमा। तो लेमा क्या है? लेमा, ये लेमा जो शब्द ये क्या है? तो लेमा एक सिद्ध कथन होता है जिसकी सहायता से हम दूसरे कथन को सिद्ध कर सकते हैं। ये हो गया लेमा। अब भाग एल्गोरिथम है क्या? तो इसका एक स्ट्रक्चर होता है, इसका होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब इसी को यहाँ पर अंग्रेजी लेटर में किस तरह से लिखा जाता है? तो या a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पर a बराबर बी क्यू प्लस का आर क्या है? तो a का मतलब हो गया कि भाज्य, जिस संख्या में हमको छोटी संख्या से भाग लगाना है, और b हो गया भाजक यानी जिससे हमको भाग लगाना है। और भाग देने के बाद जो भागफल आएगा तो भागफल को यहाँ q लिखा गया और जो शेष बच गया उसे हम r लिख दिया। अब इसे समझने के लिए, इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम दो उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पर एक संख्या 40 है, तो 40 में हमको 8 से भाग देना है। तो 40 में क्या किया हमने, 8 से भाग दिया। तो ये तो बड़ी संख्या है, तो जिसमें हम भाग देते हैं उस संख्या को क्या कहते हैं, भाज्य। तो यानी भाज्य कितना है यहाँ पर 40 है, और जिससे हम भाग दे रहे हैं वो होता है भाजक यानी b हो गया। तो इसको अगर भाग दिया जाए तो 8 बचे 40, और यहाँ कितना बच जाएगा? जब शेष देख रहे हैं तो शेष कुछ नहीं बचा, यानी यहाँ पर 0 बच गया। अब यहाँ इसका भागफल कितना आया? 5 है, यानी q का मान कितना आया? 5 आया, और r का मान कितना गया? शेषफल 0 आया। अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर कि ये 36 है। अब 36 में क्या करना है, हमको 5 से भाग देना है, ठीक है। तो 36 में अगर हम 5 से भाग लगाते हैं तो 5 सत्ते कितना होता है? 35। अब शेषफल कितना आ गया? 1 आ गया। अब इसका उदाहरण लेने का मतलब ये था कि हमको ये r और b के बीच में संबंध स्थापित करना है, क्योंकि भाग एल्गोरिथम का जो सूत्र होता है ना, a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसमें दिया हुआ रहता है कि 0 से बड़ा बराबर r होता है और इससे जो होता है बड़ा b होता है। तो कहने का मतलब जो शेषफल आएगा भाग देने के बाद, तो जो शेषफल आएगा क्या होगा? 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 के बराबर भी हो सकता है, और जो भाजक होगा यानी b जो होगा हमेशा शेषफल से बड़ा रहेगा, और r क्या होगा? हमेशा भाजक से छोटा रहेगा। यही क्या करना है, इस उदाहरण से हमको इसे जांच कर लेना है कि ये सही है या गलत है। अब दोनों में देखेंगे क्या है कि दोनों में क्या संबंध है। यहाँ पर देख रहे हैं कि r जो ये क्या हो गया? भाजक यानी b हो गया, और ये क्या हो गया? r हो गया। अब इसमें देख रहे हैं कि इसमें b कितना है? भाजक 5 है, और इसमें r कितना है? 1 है। तो यही देखना है कि b जो है ना ये r से बड़ा है कि नहीं। तो यहाँ देख रहे हैं कि b जो है r से बड़ा है। ये भी देख रहे हैं कि b जो है यानी b का मान 5 है, r का मान 1 है। तो इससे ये हमेशा क्या होता है कि बड़ा होता है, r से हमेशा बड़ा होता है b। अब यहाँ पर 0 से संबंध देखना है कि r जो आता है वो r का मान कितना होता है। तो देखना है क्या कि r का मान जो है सो 0 भी हो सकता है,
या जीरो से क्या है ये बड़ा भी हो सकता है। देखिए तो यहाँ पर जो भाग लग गया पूरा का पूरा जब कट गया शेषफल कुछ नहीं बचा तो यानी शेषफल जीरो हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि जीरो से बड़ा बचा तो यानी क्या हो गया कि आर का जो मान हुआ जीरो से बड़ा हो गया। तो इस तरह से क्या है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल ये जो प्रमेय का है तो इसका शर्त क्या है कि इसमें शेषफल जो आता है सो जीरो से बड़ा होता है या जीरो के बराबर भी हो सकता है, और भाजक जो है वो हमेशा क्या होता है कि हमेशा शेषफल से बड़ा होता है। अब इसके बाद फिर क्या करना है, अब इसी आधार पर जो क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव का अब उसको जांच करना है। जैसे क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 72 तथा बी बराबर 8 तो Q और R का मान क्या होगा। अब इसको किस प्रकार निकालेंगे, तब यहाँ देखना है कि भाग एल्गोरिदम दिया हुआ है यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो इसमें क्या करना है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया। अब a का मान इसमें कितना दिया हुआ है, a का मान दिया हुआ है 72 और b का मान कितना दिया हुआ 8, तो b के नीचे हमने 8 लिख दिया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि a में b से हमको भाग लगाना है, ये तो भाजक है यानी 8 से क्या करना है 72 में भाग लगाना है। तो 72 में क्या करेंगे 8 से अगर भाग लगाएंगे तो 8 नमा कितना होता है 72। अब इसको घटाएंगे तो शेषफल कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो यही यहाँ पर देखना है कि भागफल जो आया ये भागफल कितना आया है 9 आया है, तो यहाँ 9 लिख दिया। और ये शेषफल कितना आया, शेषफल कितना आया है 0। तो यही इसका मान निकालना था कि इसमें किसका मान, Q का मान और R का मान। तो Q के नीचे जो है ये कितना आया है 9, R के नीचे ही कितना आया है 0 आया। तो इसलिए क्या हो जाएगा कि Q का मान जो होगा वो 9 हो गया तथा R का मान कितना हो गया, R का मान 0। ये हो गया आंसर। अब इसके बाद जो है भाग एल्गोरिदम प्रक्रिया के द्वारा हमें दो धनात्मक संख्याओं का मसा निकालना है। परीक्षा में क्या है इसे फरमा करके पूछा जाता है कि दो संख्या दी हुई रहती है और बोलता है क्या कि यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया से या भाग एल्गोरिदम प्रक्रिया से क्या करना है, इसे HCF ज्ञात करें। तो आइए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया द्वारा या भाग एल्गोरिदम प्रक्रिया द्वारा मसा ज्ञात करें। मसा क्या होता है, मसा का मतलब हो गया कि महत्तम समापवर्तक यानी HCF। अब इसमें महत्तम समापवर्तक होता है क्या, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरा विभाजित कर सकता है। यहाँ ये समझना है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या होना चाहिए, छोटी संख्या नहीं। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं कि मान लें कि 40 है और ये 60 है। अब ये दोनों का मसा कितना होगा, HCF कितना होगा। तो हमने क्या बोला कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को विभाजित कर देता है तो उस संख्या को क्या कहते हैं, ये दी हुई संख्या का मसा कहते हैं। अब यहाँ पर देखना है कि कौन कौन सी संख्या से विभाजित हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ये 2 से भी कट रहा है, दोनों को कटना चाहिए। तो 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, उसके बाद फिर कितना है ये 5 से भी कट रहा है, इसके बाद फिर क्या है कि 10 से भी कट रहा है, फिर 20 से भी कट रहा है। अब इसके आगे क्या है, अब इसके आगे नहीं कटता है। तो यानी सबसे बड़ी संख्या कौन हो गया, ये तो दोनों संख्याओं को 2 भी विभाजित किया है, 4 भी किया है, 5 भी किया, 10 भी किया। तो सबसे जो बड़ी संख्या है जो दोनों को काट रहा है तो वही हो गया मसा। तो यानी क्या हो गया कि 40 और 60 का जो HCF हो गया वो मसा हो गया। तो हमें क्या करना है, ये भाग एल्गोरिदम या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा हमको HCF निकालना है। याद रखना है कि इस प्रक्रिया के द्वारा केवल HCF निकाला जाता है, LCM नहीं। तो आइए हम इसको HCF निकालते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि 135 और 255। तो अभी हमने भाग एल्गोरिदम जो पढ़ा ये क्या है, भाग एल्गोरिदम से। अब इसका सूत्र क्या होता है, अभी हमने देखा कि A बराबर बी क्यू प्लस आर यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य कौन होता है, तो दो संख्याओं में दिया हुआ जो है वो बड़ी संख्या को लिखना है, बड़ी संख्या भाज्य होता है। तो इसमें 135 और 255 में बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या हो गया 255। यहाँ पर 255 लिख दिया।
अब इसके बाद फिर क्या है, ये भाजक है, तो भाजक यानी जिससे भाग देना है, तो 135 से भाग देना है। अब इसे भाग प्रक्रिया के द्वारा हम इस प्रकार समझते हैं, जैसे मान लिया कि 225 है, 225 में क्या करना है, हमको 135 से भाग लगाना है, तो 135 से भाग लगाएंगे, कितना मरतबे लगेगा, यहाँ 22 से यहाँ 13 यानी 13 दूना 26, 2 मरतबे ज़्यादा हो जाता है, तो हम 1 मरतबे लगाएंगे, तो 135 एकम 135 हो गया। अब क्या करना है, ये तो 0, अब 12 में से 3 गया 9। अब यही यहाँ पर लिखाता है ना, ये है आपका भागफल। तो भागफल कितना आया है, तो भागफल आया है 1, तो यहाँ 1 लिख दिया। अब शेषफल कितना आया है, शेषफल आया है 90, तो यहाँ 90 लिख दिया। अभी हमारा HCF नहीं निकला है। HCF कब निकलेगा, जब यहाँ शेषफल 0 आ जाएगा, तब उसी लाइन में क्या होगा, उसी पंक्ति में हमारा CF का मान आएगा। तो यानी जब तक भाग देते जाना है तब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाए। तो अभी 0 नहीं आया, तो अब क्या करेंगे, अब इसके अगले कड़ी में जाएंगे। करना क्या है, अब शेषफल से भाग देना है, ठीक है। अब 135 जो है ना, 135 को अब यहाँ उतारना है। तो देखा जाए क्या कि 135 से भाग लगा रहे थे, जब ये पूरा नहीं काटा, तब इसी को क्या करना है, इसको यहाँ पर लिख देना। अब शेषफल से हम यहाँ भाग देंगे, यानी 90 से। तो 90 से भाग दीजिए, तो कितना मरतबे में लगेगा, 9 एकम 9, 9 दूना 18, यहाँ तो 13 है, 18 ज़्यादा हो जाता है, यानी 1 मरतबे लगाएंगे, तो 90 एकम 90। तो ये कितना बच गया, 5, एक ही घटेगा तो कितना आएगा, 4। फिर भी नहीं कटा, यानी अभी भी HCF नहीं आया है, तो यानी भागफल इसका कितना आया, इसका भागफल जो आया 1 आया। अब शेषफल कितना आया है, 45, तो इसको 45 लिख दिया। अभी भी मेरा शेषफल 0 नहीं है, यानी अभी HCF नहीं निकला है। तब क्या करना है, अब फिर जो शेषफल है ना, इसको 45 से यहाँ क्या करेंगे, भाग देंगे, यानी 90 को क्या करेंगे, जिससे हम भाग दे रहे थे, अब इसको यहाँ पर उतार देना है। अब शेषफल से भाग देना है, तो 45 से कम 45, 45 दूना 90। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि शेषफल 0 आ गया। तो यहाँ पर जब भाग दिए तो भागफल कितना आया है, 2 आया है, ठीक है। और शेषफल कितना आया, 0 आया। जब शेषफल 0 आ गया तो वही संख्या, ये कौन ऐसी संख्या है जिससे भाग दिए तो शेषफल को 0 कर दिया, तो यही ना है 45। ये 45 से हमने क्या किया कि 90 में भाग दिया, तो ये शेषफल को 0 ला दिया। तो जो संख्या भाग देने पर 0 ला देता है शेषफल, उसी संख्या को हम HCF कहते हैं। तो HCF यहाँ कितना आ गया, इससे हमने भाग दिया तो शेषफल 0 आ गया, तो यही क्या हो गया, HCF यानी मसा बराबर कितना हो गया, 45। ये हो गया आंसर। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि 252 और 1540 का। अब इसमें क्या लिखना है, यूक्लिड विभाजन या भाग एल्गोरिदम। यूक्लिड विभाजन से इसका क्या सूत्र होता है, तो A बराबर BQ प्लस R। अब यहाँ A की जगह पर कौन है, A यानी भाज्य यानी बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या इसमें कौन है, 1540, तो यहाँ पर 1540 लिख दिया। अब B यानी भाजक, जिससे हमको भाग देना है, तो भाग हमें किससे देना है, तो 252 से, तब 252 हो गया आपका भाजक। अब यहाँ 1540 में 252 से भाग देना है, तो देखिए यहाँ पर 1540 में 252 से हम भाग दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखा जाए 25 छक्का 150, ठीक है ना, लगता है 6 मरतबे लगेगा, तो 6 दूना 12, फिर कितना 25 छक्का 150 और 100 कितना हो जाएगा 51। अब 10 में से 2 गया 8, फिर कितना हो गया 13, 3 में से 1 गया 2, ये तो कट गया। अब इससे जब भाग लगाए हैं तो भागफल कितना, Q का मतलब क्या हो गया, भागफल, तो भागफल कितना आया है 6, और R का मतलब क्या होता है, शेषफल, तो शेषफल कितना है 28। तो क्या HCF आ गया, अभी HCF नहीं आया है। कारण क्या है कि अभी शेषफल 0 नहीं है। जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाएगा तब तक क्या करेंगे, हम भाग लगाते रहेंगे। अब यहाँ 252 से भाग लगाए तो शेषफल 0 नहीं आया, अब क्या करेंगे, 252 को यहाँ लिख देंगे और कितना से लगाएंगे, शेषफल से लगाएंगे, यानी 28 से लगाएंगे। अब यहाँ 28 से लगेगा किस में, 252 में लगेगा, तब कितना मरतबे लगेगा, देखिए तो 2 9 18, लगता है 9 मरतबे लगेगा, तो 9 8 72, हाथ में 7 बचा, तो 9 दूना 18 और 7 25, ये कट गया ना, तो भागफल कितना आया 9 आया, और शेषफल कितना आया, शेषफल 0 हो गया। जब शेषफल 0 हो गया तो किस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आया, 28 से भाग दे रहे थे ना, तो 28 मेरा क्या हो गया,
HCF यानी मासा बराबर क्या हो गया 28। ये हो गया आंसर। अब इसी आधार पर क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन रहता है, आइए उसको हम देखते हैं। जैसे मान लिया जाए यदि 1540, ठीक है, 1540 बराबर, ये इस तरह से एक लाइन लिख देगा 252 गुने 6 प्लस 28, तो मासा 1540, 252 बराबर मासा, अब यहाँ 252 है, अब यहाँ इस लाइन में आना है 252 डॉट डॉट बराबर डॉट डॉट, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। अब इसको किस प्रकार बनाएंगे, क्वेश्चन यही है। अब इसी में से क्या करना है, इसको ऑब्जेक्टिव बना दिया, तो इसको किस तरह से बनाना है, 1540 को 252 से भाग दिया तो भागफल 6 आया, शेषफल 28 आया। इसमें दो संख्या कौन हो गया, तो देखा जाए 252 और 1540, यही दो है ना। इसका पूछ इतना दिया हुआ है, तो इसका कह रहा है कि 1540 और 252 का मासा कितना आएगा, और जो है 252 के बाद, जब 1540 के बाद 252 आ रहा है तो 252 के बाद हमको लिखना है 252 के बाद कितना है, 252 के बाद 28 है, 28। अब लास्ट में जो है ना इसका HCF कितना आया है, HCF कितना आया है, ये आया है 28, ये हो गया 28। कहने का मतलब क्या है कि 1540 और 252 का मासा और 252 और 28 का मासा, दोनों का मासा कितना आ गया, यहाँ पर 28 आ गया। तो ये हो गया इसका आंसर। अब इसके बाद जो है भाग एल्गोरिथम से संबंधित एक तरह का और क्वेश्चन पूछता है, आइए उसे देखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा कि दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q जो है, q क्या है, एक पूर्णांक है। अब इसमें क्या करना है, देखना क्या है कि हमको किस रूप में लाना है, तो विषम पूर्णांक के रूप में लाना है। और यहाँ देख रहे हैं कि शेषफल जो है वो विषम संख्या के रूप में है, तो शेषफल हमेशा विषम संख्या के रूप में आएगा, तब ये सिद्ध होगा। तो करना क्या है, तो इसमें सबसे पहले हमने क्या देखा कि भाग एल्गोरिथम का सूत्र क्या होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम भाग एल्गोरिथम से, भाग एल्गोरिथम से इसका सूत्र हमने क्या देखा कि A बराबर BQ प्लस R, जहाँ हमने क्या देखा था कि 0 से बड़ा बराबर R होता है, यानी R का यानी शेषफल का जो मान होता है वो 0 से बराबर भी हो सकता है 0 का, और 0 से बड़ा भी हो सकता है। और जो भाजक होता है यानी B, ये हमेशा शेषफल से बड़ा रहता है। अब यहाँ पर B के जगह पर कितना दिया हुआ है, देखा जाए B के जगह पर क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। तो यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि B बराबर कितना रखने पर, 6 रखने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर A बराबर B के जगह पर 6 दिया हो तो Q का Q हो गया, यहाँ R हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ R का जो मान होगा तो क्या होगा कि 0 से बड़ा भी होगा बराबर भी होगा, R हो गया। अब इससे बड़ा कौन होता है, इससे बड़ा B होता है, तो B का मान कितना है, यहाँ पर है 6। अब इसके बाद जो है हमें शेषफल के जगह पर क्या करना है, 135 लाना है। तो कैसे आएगा, तो यहाँ पर R का मान रखेंगे तब ना, तो R का मान कितना होगा, तो देखा जाए यहाँ R का मान कितना बता रहा है कि हमेशा जो है भाजक से छोटा होता है शेषफल। तो यहाँ 6 लिखा हुआ है भाजक, तो 6 से छोटा होगा, तो 6 से छोटा कौन कौन लिखना है, तो यहाँ देखना है कि R जो होता है ना वो 0 से बड़ा भी होता है, 0 के बराबर भी होता है। तो यानी 0 से चलेंगे और कहाँ तक लिखेंगे, 6 से छोटा लिखेंगे, यानी R बराबर कितना हो जाएगा, इसलिए R बराबर जो होगा 0 होगा, और 0 से बड़ा कहाँ तक जाएंगे, 1 2 3 4 5, 6 तो लिखना नहीं क्योंकि 6 से छोटा होता है R का मान। अब यही R का मान क्या करना है, बारी बारी से जो है ना ये स्ट्रक्चर पर रखते जाना है। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं क्या, A बराबर जो है ये 6Q प्लस R है। अब यहाँ A1 लिखेंगे, ठीक है, तो 6 का 6 हो गया, Q का Q, R की जगह पर कितना रख रहे हैं, 0, ठीक है, 0 रख दिया। तो 0 कौन संख्या है, तो 0 तो सम संख्या के ग्रुप में आता है, तो इसको लिखेंगे सम धन पूर्णांक, ठीक है, सम धन पूर्णांक, ये सम हो गया। अब उसके बाद A2 लिखेंगे, तो 6Q, तो दूसरा नंबर पर कौन है, यहाँ पर 1 है, 1 कौन संख्या होता है, तो विषम होता है, ये हो गया विषम धन पूर्णांक, ठीक है। अब इसके बाद फिर A3 लिखते हैं, A3 बराबर कितना है, तो तीसरा की जगह पर कितना दिया हुआ है, 2, तो यहाँ R की जगह पर 2 हो गया। अब 2 कौन संख्या है, तो सम धन पूर्णांक है। फिर उसके बाद A4,
A4 की जगह पर क्या हो जाएगा, A4 का जो मान होगा यहाँ पर देख रहे हैं R का जगह पर कितना होगा 1 2 3 4, चौथा नंबर पर कौन है 3 है, तो यहाँ पर 6Q + 3 हो गया। अब 3 कौन संख्या है, तो 3 हो गया विषम धन पूर्णांक। इसके बाद फिर आता है A5 में कितना होगा, अब यहाँ पर A5 में कौन है 4 है, यानी 6Q + 4। अब 4 जो है कौन संख्या है, 4 जो है वो सम धन पूर्णांक है। अब A6 में आइए, छठा नंबर पर कौन है 5 है, यानी 6Q, अब R के ऊपर कितना लिखेंगे 5, तो 5 कौन संख्या है, ये है विषम धन पूर्णांक। अब इसमें हमें ये चेक करना है कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि लाना है हमको धनात्मक विषम पूर्णांक। इसमें विषम पूर्णांक कौन कौन है, अब ये देखना है कि किसका शेषफल विषम आया है। तो यहाँ विषम है, यहाँ विषम है और यहाँ विषम है, एक हो गया और यहाँ पर ये हो गया और यहाँ पर ये हो गया। अब देखना है कि विषम धन पूर्णांक के रूप में कौन है 6Q + 1, फिर विषम धन पूर्णांक के रूप में कौन है 6Q + 3, फिर विषम धन पूर्णांक के रूप में कौन है 6Q + 5। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसका आंसर जो लिखाएगा लिखेंगे इसलिए एक धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1 या 6Q + 3 या 6Q + 5 के रूप का होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या था विषम, तो हमने विषम को लिख दिया। अगर इसी प्रकार का क्वेश्चन क्या होगा, अगर इसमें चेंज रहता कि दिखाएं कि एक धनात्मक सम पूर्णांक, तो सम अगर पूछता तो सम संख्या वाला को लिखते, लेकिन यहाँ पर क्या है सबको विषम का लिखा है तो हमने विषम वाला को लिख दिया। अगर सम का पूछेगा तो सम वाला को लिखते। तो इस तरह से क्या है कि हम क्वेश्चन को इस प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं। ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, तो इस प्रकार हमने यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया या भाग एल्गोरिथम विधि से जितने प्रकार का क्वेश्चन बनता है और परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सभी आधारित प्रश्नों को हमने हल किया। अब इसके बाद जो हम अगले पार्ट में लेकर के आएंगे उसमें अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी भी दी हुई संख्या का हम मसा और लसा कैसे निकालेंगे और उससे संबंधित और जो अलग पैटर्न का जो क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में उन सभी प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।